आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव ने। आज हम लोग हिस्ट्री सेशन में उपस्थित हैं और हिस्ट्री सेशन के तहत हमने आपको बताया था क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो पिछले टॉपिकों से संबंधित होंगे। इन्हीं टॉपिकों के आधार पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। पहला है फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की चक्की। दूसरा है गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक, ठोस पहिए वाली गाड़ी एवं मछुआरे की मोहरें, अलंकृत एवं कच्ची ईंटें। ये कहां से मिली? हड़प्पा से, चनूदड़ से, कालीबंगा से, लोथल से। मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा, उसके अंदर आपको ये आंसर देना होगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की चक्की, गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक, ठोस पहिया वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र, अलंकृत एवं कच्ची ईंटें। तो हमें फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की चक्की कहां से मिली है? लोथल से मिली है। गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक हमें कहां से मिली है? चनूदड़ों से मिली है। ठोस पहिया वाली गाड़ी और मछुआरे का चित्र हड़प्पा से मिला है। अलंकृत एवं कच्ची ईंटें हमें कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली। तो पहले का क्या हो जाएगा? 4, दूसरे का 2, 1 और 3। इस प्रकार आंसर होंगे। मैंने आपको 30 सेकंड का समय दिया था, अब आपने आंसर दे दिया होगा। अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल, कुषाण काल, सातवाहन काल और शुंग काल। मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूं। 30 सेकंड का, सॉरी 30 मिनट का 30 सेकंड का समय देता हूं। अब ए है मौर्य काल, बी है कुषाण काल, सी है सातवाहन काल और डी है शुंग काल। कुषाण काल इसका आंसर होगा। क्या होगा? कुषाण काल। कुषाण काल इसका आंसर होगा। अगला हम देखते हैं। सिंध का बाग या मृतकों का टीला किसे कहा गया? हड़प्पा को कहा गया, कालीबंगा को कहा गया, मोहनजोदड़ो को कहा गया या लोथल को कहा गया? मृतकों का टीला किसे कहा गया? मैं आपको कुल 30 सेकंड का समय देता हूं। आप जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। क्विक हो गया। तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किस समय की लिपि को चित्राचार लिपि कहते हैं? चित्राचार लिपि होती है जो लिपि अक्षरों से नहीं बल्कि आकृति से बनाई जाए। जैसे मछली की आकृति, सांड की आकृति, उल्टे यू की आकृति और बहुत सारे पशुओं की आकृति बनी होती थी, पीपल का वृक्ष बना होता था। ऐसी लिपि को चित्राचार लिपि कहते हैं। तो चित्राचार लिपि हमें मौर्य काल से मिली है, वैदिक काल से मिली है, सैंधव सभ्यता से मिली है या हमेना पतोमात्सव। किससे मिली है? हमेना पतोमात्सव। अगर ये किसी ने लिखा हमेना पतोमात्सव, समझ लो उसका बेड़ा गर्द। तो कहां से मिली है? सैंधव सभ्यता से मिली है। अब देखते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। महत्वपूर्ण पशु क्या होगा? इसमें पशु एक ही है, वृषभ। कौन है? वृषभ। अगर ये नहीं पता तो आप भी क्या है, फिर अपना नाम लिख लेना आगे कि विकास। महत्वपूर्ण देवी है मातृ देवी। कौन सी देवी है? मातृ देवी। तीसरा महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? पीपल। और महत्वपूर्ण भवन क्या है? स्नानागार। ये इन 5 क्वेश्चनों में सबसे सरल क्वेश्चन था। इसका आंसर देना भी बहुत सरल था। इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन देखे। इस प्रकार हम डेली 5 क्वेश्चन देखेंगे और आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और इनको आंसर देंगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत। एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप लोग मैहुना सीरीज में उपस्थित हैं। मैहुना सीरीज के तहत हम आपको प्रत्येक दिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के तहत ये वो प्रश्न होते हैं जो परीक्षा हॉल में आते हैं, परीक्षा पेपर में पूछे जाते हैं और ये कहते हैं आपसे मैहुना तो डर मत। हमने मैहुना सीरीज के तहत भूगोल के प्रश्नों को शुरू किया है, तो हम इसी अगली सीरीज में देखते हैं। पहला प्रश्न, हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था? हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था रत्नाकर। क्या नाम था इसका? रत्नाकर हिंद महासागर का प्राचीन नाम था। जो आप भारत का मैप देख रहे हैं, इसके आसपास का ये क्षेत्र है, ये सारा हिंद महासागर है। इसके नीचे भी है। यह हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्या है ये? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो एक महासागर होता है उसके अंतर्गत विभिन्न सागर और खाड़ियां होते हैं। हिंद महासागर के अंतर्गत बंगाली खाड़ी हिंद महासागर के अंतर्गत आती है। अरब सागर हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। जो वो है मुख्य सागर बता रहा हूं।
इसके अलावा फारस की खाड़ी हिंद महासागर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अराफुरा सी हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अरब सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये सब क्या आते हैं? हिंद महासागर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन से हैं? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन सा है इनमें से? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये देखना है तो हमें ये देखना होगा कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। मैंने कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी बताई थी? आप मुझे कमेंट करके बताएं। जब तक मैं आपको बताता हूं, देखिए कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर कहां से गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मैंने आपसे पूछा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इनकी संख्या 8 है। कितनी है इनकी संख्या? 8 है। आपने कमेंट करके बताया कि कितनी संख्या इसकी? 8 है। आप बिल्कुल सही है। और यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अगर हम नंबर से देखें, पहला राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद झारखंड है, सॉरी छत्तीसगढ़ है, उसका झारखंड है, उसका पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये कहां से? कर्क रेखा झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से नहीं गुजरती है। मतलब किससे गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है, मणिपुर से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है या त्रिपुरा से गुजरती है? किससे गुजरती है? अभी मैंने आपको नाम बताया था। तो यह झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। मणिपुर क्या है? त्रिपुरा के मतलब कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां स्थित है ये? कर्क रेखा के उत्तर में कैसे स्थित है? मणिपुर स्थित है। तो पूछा कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर। तो आप कैसे पता साहब? पता नहीं उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन है? आपको ये तो पता है कर्क रेखा कहां से गुजरती है। अगर आपको इन राज्यों गुजरती है तो 3 राज्यों के नाम तो वही दिए हैं। एक ही तो पूछा, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। हमने इसके ऑप्शन पढ़ लिए थे अब पिछले क्वेश्चन में। अब बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इनके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। आपको ये लिख के लाने थे होमवर्क में, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत तेजी से लिख के लाए होंगे। जिनकी मुंडी हल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की मुंडी तोड़ दी जाएगी। आप काम पूरा किया करें। और आज आप लोग वीडियो में कमेंट करके सारे राज्यों के नाम पहले से ही रखेंगे। अगर आप वीडियो ऑफलाइन देखें, बाद में देखें, तो भी आप उसको कमेंट करेंगे और मुझे दिखाएंगे कि आपने लिख लिए हैं। बांग्लादेश की सीमा पर स्थित राज्य ये है बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश पे तो पश्चिम बंगाल है, और इसके अलावा फिर कौन सा है? आपका मेघालय है, असम है, और कौन सा है? त्रिपुरा है। अब इसमें क्या दिया है? मेघालय है, दूसरा त्रिपुरा है। अब मणिपुर, क्या मणिपुर है? मिजोरम यहां पर थोड़ा सा टच हो जाता है। तो मेघालय है, त्रिपुरा है, लेकिन मणिपुर नहीं है। मिजोरम टच होता है थोड़ा सा। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें? मणिपुर इसमें नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं होगा? यहाँ पे आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा, ये मणिपुर यहाँ पर थोड़ा सा ये हिस्सा मिल जाता है इसका, सॉरी उसका मिजोरम का। तो इसमें ना तो मणिपुर होगा ना मिजोरम होगा। ठीक है, ये दोनों टच नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है। म्यांमार कहाँ है? ये आपका म्यांमार है। ठीक, ये आपका म्यांमार है। क्या है ये? म्यांमार है। अब इस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, ये मैंने आपको मेहुना सीरीज में पहले कराया था। इसमें बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये राज्य इसकी सीमा बनाते हैं। इनमें मुझे सबसे अधिक सीमा किस राज्य, कौन सा राज्य बनाता है? तो इसमें है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश। अगला है नेपाल, भूटान एवं चीन को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब नेपाल ये गया, भूटान ये गया और चीन ये गया।
इन तीनों देशों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य भारत का कौन सा है? ये तीन देश हैं, इनके बीच में एक देश है, सॉरी राज्य, देश नहीं राज्य है, वो है हमारा सिक्किम। क्या है? सिक्किम की सीमा भूटान से भी लगती है, सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है और सिक्किम की सीमा चीन से भी लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत के किस राज्य को तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन बताएगा? भारत के तीनों ओर से किस राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? अब ऐसा कौन सा मतलब देश है, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? अगर हम ये देखें तो सिक्किम क्या है? एक और पाकिस्तान है, सॉरी एक और नेपाल है, एक तो भूटान है और एक और चीन है या नहीं है? ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक त्रिपुरा है। त्रिपुरा मैंने बताया था बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तीन ओर से घिरा हुआ है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? त्रिपुरा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? त्रिपुरा। अब मैं पूछूं तीन ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। अब देखते हैं भारत के कितने राज्य तटवर्ती हैं। आपको ये सीखना होगा कि भारत के कौन कौन से राज्य तटवर्ती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? उसके बाद क्या है? गोवा है। उसके बाद कौन सा है? कर्नाटक है। उसके बाद केरल है। उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। अगर हम गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कितने राज्य हैं? हमारी सीमा को हमारे तटवर्ती राज्य कितने हैं? 9 है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। आपको नाम ध्यान रहेंगे कौन कौन से होंगे? हमेशा एक क्रम में याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। अगर बीच बीच में से याद करोगे तो भूल जाओगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यदि आप भूल जाते हैं तो इनको नोट भी कर लें कि ये कौन कौन से राज्य हैं। 2-3 बार आप मैप में देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ज्योग्राफी या भूगोल को तैयार करने का एक ही तरीका होता है, उसको लगातार मैप में समझें। अगर आप मैप में नहीं समझते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। भारत का हृदय स्थल कौन सा है? भारत का हृदय स्थल किसे कहते हैं? भारत का हृदय स्थल उसे कहते हैं जहां गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहता है रहता है, तो क्या कहते हैं? गंगा के मैदान को क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। ये आपका ही क्षेत्र है, गंगा का मैदान कहलाता है। वो क्या कह रहा है? भारत का हृदय स्थल, गंगा का मैदान भारत का हृदय स्थल कहलाता है। मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अगर आपको भारत का देशांतरी विस्तार समझना है और अक्षांशीय विस्तार समझना है तो आपको यह देखना होगा कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच है। अगर आपको बता दूं मैं, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच स्थित है। इसके बीच का दूरी कितनी हो गई आप पता है मेरे को? 29 डिग्री 2 मिनट हो गई। कितनी है ये? 29 डिग्री 2 मिनट है या नहीं है? तो अगर हम कहें अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 29 डिग्री 2 मिनट। कभी कभी क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब आप क्या करेंगे? आपको ये तो याद है, ये नहीं याद है, आप इसमें तो घटाएंगे नहीं। ओहो, ये तो बिना पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। अरे बिना पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आया, बुद्धि खोल ले, ये पढ़ा हुआ है तो ये घटाना है बस। समझ में आ गया? अब ऐसे ही देशांतरी विस्तार में मैंने आपको लिखाया था, वो कितना लिखाया था? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। इसका मतलब क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ईस्ट का मतलब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब एक बात बताओ, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा?
अगर आप घटा नहीं पा रहे हैं तो बता दूं मैं 29 डिग्री 8 मिनट कितना आएगा 8 मिनट। तो देशांतरी देशांतरी विस्तार कितना है 29 डिग्री 8 मिनट है और अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। याद करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब आप अगला देखते हैं इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। पहले तो आप बताइए इंदिरा पॉइंट क्या है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, मैंने ये कल की सीरीज में कराया है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु कौन सा भारत का इंदिरा कौल है। पूर्वी बिंदु कौन सा भारत का तिब्बतू। पश्चिमी बिंदु क्या है गौर माता, गौर माता। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। तो अगर हम इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, कभी कभी इंदिरा पॉइंट नहीं बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट कहां पर है पहले तो आप मैप पे समझेंगे। तो इंदिरा पॉइंट ये गया, यहां लिखा है इंदिरा पॉइंट। ये क्या है ये अंडमान निकोबार है और यहां पर क्या है बृहद निकोबार है और ये क्या है इंदिरा पॉइंट है। क्या ये इंदिरा पॉइंट है। जो ये इंदिरा पॉइंट है ये जब सुनामी आई थी तो उसमें ये डूब गया है। अब ये कहां पर है पानी के अंदर है। इसे पिगमेलियन क्या कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग दिख रहा क्या मेलियन या पिगमेलियन पॉइंट के अलावा इसे पार्सन पॉइंट क्या बोलते हैं पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो देखिए ये जो मैं आपको करा रहा हूं लगातार आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये चीजें आती रहेंगी। मैंने कल कुछ क्वेश्चनों का आपको होमवर्क दिया था, वो आप अगर होमवर्क कर लाए होंगे तो अच्छी बात है। मैं आज पुनः कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको आप पढ़ें। जब ये वीडियो आए तो कम से कम उसमें तो उसका कमेंट करें ही करें। अब आपके लिए हम वो क्वेश्चन देके जाएंगे जो आप घर से करके लाएंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें लगातार कमेंट करेंगे। अगर आज आप कमेंट नहीं कर सकते, वीडियो देखते समय आपको आते नहीं है, तो इन क्वेश्चनों को लिखने के बाद अगले वीडियो में या बाद में इनका आंसर कमेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है रिवीजन में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको यह बताना है। इसके बाद संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी और अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा चुका है। अगला देखना लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था, इसके सदस्य कौन थे और कार्यकाल कितना था, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। प्राक्कलन समिति के बारे में बताना है, इसका गठन कब हुआ था, इसका सदस्य कौन होता है, इसका कार्यकाल कब होता है, इसका सदस्य कौन नहीं हो सकता। सार्वजनिक उद्यम समिति के बारे में बताना है, इसका गठन कब हुआ था, इसके सदस्य कौन हो सकते हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है। सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक क्षेत्राधिकार कौन से भी अनुच्छेद में दिया गया है। इन सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर देने होंगे। इसके अलावा हम आपको डेली हिंदी के 5 क्वेश्चन देंगे जिसके तहत आपको पर्यायवाची दिए जाएंगे और वो आप पर्यायवाची आपको याद करके लाने होंगे। मैहुना सीरीज के तहत हमने एक और मुहिम शुरू की है कि आपको डेली हिंदी के कुछ टॉपिक कराए जाएंगे। हमने सबसे पहले पर्यायवाची शुरू किया है। पर्यायवाची के साथ हम आपको कुछ पर्यायवाची डेली कराएंगे। तो आज इसी पर्यायवाची में पहला पर्यायवाची अरण्य। अरण्य का जो पर्यायवाची होता है एक तो वन होता है, विपिन होता है, कानन होता है, जंगल होता है और कांतार होता है। तो अरण्य का पर्यायवाची वन, विपिन, कानन, जंगल और कांतार होता है। वही अंग का पर्यायवाची, अगर हम अंग का पर्यायवाची देखें तो क्लेवर होता है, तन होता है, अवय होता है, वय होता है, देह होता है, काया होता है और शरीर होता है। तो अंग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, क्लेवर, तन, अवय, वय, देह, काया और शरीर। वही अग्नि के पर्यायवाची देखें हम तो आग होता है, अजल होता है। आग माने क्या होता है, अग्नि होती है। अजल माने अग्नि होती है। पावक माने अग्नि होती है। दव माने अग्नि होती है। धूमकेतु अग्नि का पर्यायवाची है। धनंजय अग्नि का पर्यायवाची है। जातवेद अग्नि का पर्यायवाची है। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। वैष्णार अग्नि का पर्यायवाची है। ज्वाला अग्नि का पर्यायवाची है। वायुसख अग्नि का पर्यायवाची है। दहन अग्नि का पर्यायवाची है। ज्वलन अग्नि का पर्यायवाची है। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है। रोहिताश्वर अग्नि का पर्यायवाची है और वहिन अग्नि का पर्यायवाची है। ये सब क्या है, अग्नि के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार आपने आज मैहुना सीरीज में कई चीजों को देखा। हम अगली मैहुना सीरीज अगले वीडियो में
मैहुना सीरीज के साथ कुछ नए क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फटाफट रिवीजन करते हैं। देश का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर। देश का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। पूर्वी बिंदु किविती है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गौर माता है, जो गुजरात में है। मुख्य वहीं पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, तमिलनाडु में है। भारत के प्रमुख चैनलों में ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। वहीं पर 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। मन्नार की खाड़ी और पाक नदी भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। अब देखा सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। वहीं पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, वो सबसे बड़ा यूटी लद्दाख है, उसका जम्मू कश्मीर, उसका अंडमान निकोबार है, सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है, उसका लेह है, उसका जैसलमेर है। अगर हम भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई तट रेखा से किया जाता है। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील है, एक समुद्री मील में 1.8 मील होते हैं। समुद्री सीमा पर किसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील है। इसमें जो वित्तीय अधिकार होते हैं और साथ साथ कोई भी कर लगाने का अधिकार होता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील होता है। इसमें कोई भी अनुसंधान या कोई भी जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने का अधिकार होता है। उसके बाद उच्च सागर आता है, यहाँ पर सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए शुरू किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन था। इसके तहत पाकिस्तान की सेना को सियाचिन से बाहर निकाल दिया गया। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को सर्वाधिक लंबी तट रेखा भारत की है। डियागो गार्सिया द्वीप यूएसए का है, जो हिंद महासागर में है। इसकी इंपोर्टेंस इसलिए अधिक है क्योंकि जो यूएसए देश है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है, लेकिन इसका एक द्वीप डियागो गार्सिया जो हिंद महासागर में है, और यहाँ पर इसका वायु सैनिक अड्डा है। दर आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य इसके बाद जेवीपी आयोग का गठन किया गया, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया, इसकी सिफारिशों के आधार पर राज्यों का भाषाई आधारों पर पुनर्गठन किया गया था। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये हमने आपका रिवीजन कराया।